सो हमारा टॉपिक है आज का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अगर हम नरेशन की बात करते हैं, सिर्फ नरेशन की, तो नरेशन का मतलब हो जाता है किसी चीज को कहने का तरीका, कि आप किस तरीके से किसी चीज को कह रहे हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का सिंपल सा है कि अगर कोई चीज डायरेक्टली आप किसी की कह दे रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही बोल देना है, वो आ जाता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, या डायरेक्ट नरेशन। एंड अगर आप उसको थोड़ा सा अपने तरफ से चेंज करके बोल रहे हैं, तब आ जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। डेफिनेशन देख लीजिए। In indirect speech, the words said are repeated or quoted exactly the same. When writing indirect speech, the words are not changed and are enclosed in inverted commas. It might be reporting what it is currently being said, such as during a phone call or telling someone later about that previous conversation. So इसमें सिंपल से कह रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच जो है वर्ड्स को एग्जैक्टली रिपीट कर देती है या कोट कर दिया जाता है, एंड उनको जो है सीधा लिख दिया जाता है बिना किसी चेंज या किसी एडिशन के। ओके, एंड जो भी चीज एज इट इज बोली जा रही है, एज इट इज कही जा रही है, उसको जो है हम इन्वर्टेड कॉमास में कोट करके लिखते हैं। ओके, एंड ये यूजुअली होता है कि आप जब किसी से कोई कॉल पे बात कर रहे हैं, उस तरीके से चीजें लिख दी गई। ठीक है, या अगर आप किसी से किसी को बता रहे हैं कि मैंने उससे ये बात की थी। ठीक है, सो एग्जांपल से समझिए, ही सेज व्हाट टाइम विल यू बी ऑफिस। ओके, तो वो कह रहा है कि तुम ऑफिस कब तक आओगे। तो इधर देख लो, ये जो कोर्स में है ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये बात उस इंसान ने कही थी। ठीक है, ये जो ही है उसने कहा था, ही की जगह नाम ले लेते हैं, करण नाम ले लेते हैं। ओके, करण सेज व्हाट टाइम विल यू बी एट ऑफिस। ओके, कि तुम कितने बजे तक ऑफिस आ जाओगे। ठीक है, सो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, जब आपने किसी का जैसा उस इंसान ने कहा था आपने वैसा का वैसा बोल दिया बिना किसी चेंज के। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच, इसका मैंने बोला कि जब आप थोड़े से चेंजेस करोगे, आप अपने हिसाब से चीजें बोलोगे। ठीक है, इसका देखने की कोशिश कीजिए। Reporting what someone said is called indirect speech. It does not use any quotation mark, inverted commas, or the actual words. It is usually used to talk about past events. The tense of the spoken word is changed. Some reporting verbs is say, ask, and the word that may be used to introduce the reported words. So indirect sentence, जब आप किसी चीज को किसी के कही हुई बात को दोबारा आप कह रहे हो अपने शब्दों में, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, हम जो एक्चुअल वर्ड होता है वो भी नहीं बोलते, हम सेंटेंस का जो टेंस होता है हम उससे भी चेंज करते हैं। एंड नॉर्मली जो वर्ड्स, रिपोर्टिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं वो हो जाते हैं सेज, सेड, आस्क्ड एंड सो ऑन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे आपका सेंटेंस है, रोहन सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। ये डायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में है कि रोहन ने कहा मैं बहुत बिजी हूं अभी। ठीक है, अभी इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनेगा, रोहन सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। चेंजेस देख लीजिए, मैंने पहले तो आई का चेंज ले लिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने एम का चेंज लिया, प्रेजेंट में था तो हमने पास्ट में इसको चेंज किया है, वेरी बिजी, एंड नाउ का चेंज आया है। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक चीज जो आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि अगर कहीं पे भी कोट्स हट रहे हैं, मोस्टली जितने भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंजेस आते हैं, अगर कोट्स हट रहे हैं तो डैट फॉर श्योर लगेगा, डैट लगेगा वरना टू लगेगा। इन दोनों के अलावा और कोई चेंज एज सच आता नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सेप्शनल्स होते हैं। ओके, तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करते वक्त ध्यान रखनी है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी आ रही होगी तो दैट का यूज होगा। प्रोनाउंस जो है वो आपके फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, यानी कि इस इंसान के हिसाब से चेंजेस आएंगे, एंड टेंसेस भी ऑब्वियसली चेंज होगा। ठीक है, सो सबसे पहला चेंज जो मैंने आपको बता दिया कि दैट होगा, प्रोवर्ब्स होंगे एंड टेंसेस चेंज हो गए। अब टेंस का चेंज कैसे कैसे आएगा उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल ही है कि वर्ब का जो है वो
टेंस डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहला चेंज आएगा कि अगर कोई भी चीज प्रेजेंट में है, ठीक है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, वो सीधा सीधा चेंज हो जाएगी सिंपल पास्ट या आप कह सकते हो पास्ट टेंस में उसके, ठीक है, रिस्पेक्टिव पास्ट टेंस में। तो जरा देख लीजिए क्या किस में चेंज होगा। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस है अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है वो, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, ओके। ही सेड आई एम लेट, उसने कहा कि मैं लेट हूं, ओके। सो कोड सबसे पहले हटे तो दैट आ जाएगा, ही सेड दैट, आई का ही हो गया इसके रेफरेंस में, एम सिंपल प्रेजेंट है, एम का पास्ट हो जाता है वॉज लेट, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चेंज अगर हम करेंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। एग्जाम्पल देखिए जल्दी से, ही सेड माई मास्टर इज राइटिंग लेटर्स, सो कोट्स तो गायब हो रहे हैं, तो ही सेड दैट, अब ये जो चेंज आएगा प्रोनाउन का वो इसके रेफरेंस में आएगा, तो हिज मास्टर इसका वॉज राइटिंग द लेटर्स, ठीक है। लास्ट देख लीजिए, ही सेड आई हैव पास द इंटरव्यू, कोट्स गायब होंगे इनडायरेक्ट में, तो ही सेड दैट ही हैड पास द इंटरव्यू, ठीक है। ये सबसे पहले आ गया चेंज, ओके। नेक्स्ट रूल आप इस तरीके से समझिए कि कहीं पे भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसा आ रहा है जो यूनिवर्सली रेलेवेंट है, यूनिवर्सली ट्रू है, ठीक है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ठीक है। द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन, ठीक है, तो टीचर ने कहा कि इस अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है। इसको इनडायरेक्ट में जवाब करोगे तो कोट्स गायब होंगे, दैट लगेगा, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं आएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, ओके, और कोई चेंज एज सच नहीं आएगा, एज सच चेंज करने की कोशिश मत करिएगा। नेक्स्ट रूल जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अगर कहीं पे भी हमारा जो फर्स्ट रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस में है, वो भी सिंपल प्रेजेंट में, तो हम आगे कोई चेंज नहीं लाएंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस कोट्स हटा के दैट लगेगा। सो एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए, ही सेज ही इज लेट, सो ही सेज ये हमारा हो गया रिपोर्टेड वर्ब, ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या आएगा, ही सेज, बस हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, दैट ही इज लेट, ओके। सेंटेंस में कोई चेंज नहीं रहा, दैट के साथ हमने आगे सेंटेंस कंटिन्यू कर लिया। जो बोल रहा है या जो सुन रहा है उसके हिसाब से, यानी कि हमारे रिपोर्टेड वर्ड के हिसाब से डिसाइड होगा कि आगे के प्रोनाउंस कौन कौन से यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल जिस पे आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, वो ये है कि कुछ टाइम और प्लेस के वर्ड्स ऐसे होते हैं रेफरेंस के लिए जिसको हम ब्लाइंडली चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर डायरेक्ट में नाउ लगा हुआ है तो आप इनडायरेक्ट में देन कर दोगे बिना कुछ सोचे, ओके। डायरेक्ट में है लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में उसको देर कर दोगे बिना कुछ सोचे। अगो लगा हुआ है तो बिफोर आ जाएगा, डायरेक्ट में थर्स है तो सो आ जाएगा, टुडे है तो सीधा दैट डे बन जाएगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे बन जाएगा, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर बन जाएगा, द प्रीवियस डे भी आप यहाँ पे लिख सकते। द लास्ट डे है द लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट द नाइट बिफोर, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन जो आपको ध्यान देना रहेगा वो ये रहेगा कि अगर हमारा जो प्लेस और टाइम है वो एक ही दोनों साथ में हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, एक ही जगह पे हो रहे हैं, तब एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, मतलब मैं खुश हूं कि मैं यहाँ हूं इस शाम, ठीक है। इसका जब आप करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ही सेड दैट ही इज ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, ओके। नेक्स्ट रूल ये आ जाते हैं आपके क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपके या तो क्वेश्चन वर्ड्स आ रहे होंगे यानी कि WH वर्ड्स आ रहे होंगे, या तो आपके हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा, डू डज डिड या इज एम आर से स्टार्ट हो रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस, ओके। इंट्रोगेटिव के यही दो टाइप्स होते हैं। तो अगर WH वर्ड है कोई चेंज नहीं आएगा, आप सीधा जो है कोर्स हटा के सबको कॉपी कर दोगे एंड इन पे फुल स्टॉप लगा दोगे, ओके।
एग्जाम्पल आपका यहीं पे है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, उसने मुझसे कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैंने क्या बोला, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक चेंज आ गया कि आप बस कोड्स हटा दोगे। दूसरा, अगर यस और नो आ रहा है, यस और नो टाइप वाले में क्या हो जाएगा, यस और नो टाइप वाले में कोर्स जब हटाओगे तो या तो वहां पे इफ लगा सकते हो आप, या तो आप वेदर लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। वेदर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, WHETHER, वेदर, WEA मत कर देना, वो मौसम वाला वेदर हो जाएगा। ये तो हो गया एक चीज कि आप क्या चीज कोर्स हटा के ऐड करोगे। ओके, सेकेंड चीज, जब आप चेंज कर रहे होगे, ठीक है, सेट टू जो है वो हमेशा चेंज हो जाएगा किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। सेट टू जो है वो आस्क्ड टू या आस्क्ड, ठीक है, सेट टू की जगह आप सीधा आस्क लगा सकते हो, इंक्वायर्ड लगा सकते हो, आप इंटेरोगेटेड वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, इंटेरोगेटेड, ही इंटेरोगेटेड मी, ये भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। ये हो गए आपके क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं कमांड या रिक्वेस्ट, या सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इंपरेटिव सेंटेंसेस की। ओके, सो इंपरेटिव सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी तरीके का कमांड दे रहे हो, किसी तरीके का ऑर्डर दे रहे हैं, किसी तरीके की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी तरीके का सजेशन कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, वैसे सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। सो इनका जल्दी से देखते हैं क्या क्या रूल है। पहला रूल आ जाता है, ये जो सेट टू है वो डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, की सेंटेंस क्या कैसा है, सजेशन है या ऑर्डर है या क्या है, उसके हिसाब से सेट टू जो है वो किसमें चेंज होता है। अगर वो एक ऑर्डर है तो कमांडेड या ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर वो एक ऑर्डर है तो, अगर वो एक रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड या प्लीडेड। अगर वो एक सजेशन है तो सजेशन सजेस्टेड हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा। ये चेंजेस आएंगे सेट टू वाले में। ठीक, कि सेट टू किस में चेंज होगा। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंसेस की खासियत ये होती है कि उसमें जल्दी से सब्जेक्ट आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखेंगे कि सेंटेंस को आप टू से कनेक्ट करेंगे। मोस्टली आपके जितने इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे वो टू से कनेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एक्सक्लेमेशन एंड विशेस, जिसका मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से, ऐसे सेंटेंसेस जो आपकी किसी फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, वो सेंटेंसेस हो जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो इसमें भी क्या होगा कि जो भी हमारा रिपीटिंग स्पीच है, यानी कि जो भी इमोशन हमारा रिपीटिंग स्पीच एक्सप्रेस कर रहा होगा, उसके हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे। सेट टू किस में चेंज होगा, सबसे पहले आ जाएगा एक्सक्लेम। दो फॉर्मेशन आप रख सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर वो हैप्पी सेंटेंस है तो ही एक्सक्लेम्ड आप लिख सकते हैं हैप्पीली। ठीक है, दूसरा आप कर सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस की जगह कोई और इमोशन भी आ सकता है। अगर सैड है तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली या ही एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस या सॉरो। एंगर है तो ही एक्सक्लेम्ड एंगरली या ही एक्सक्लेम्ड विथ एंगर। डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, डिपेंडिंग अपॉन द फीलिंग, यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो चेंज होगा। बाकी जो वही रूल था कि कोर्स हटेंगे तो दैट आ जाएगा, प्रोनाउन हमारा चेंज होगा, टेंस हमारा चेंज होगा। ये बेसिक आपका हर जगह रहेगा। एक स्पेशल केस जो आपको याद रखना चाहिए, ज्यादा नहीं, एक दो एग्जांपल्स ही डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सो फर्स्ट इज, व्हेन विल यू बी कमिंग डाउन टू ग्लैक्सटन अगेन, आई आस्क्ड मिसेस हेरिंगटन। तो देखिए इसमें तो पहले आपका ये जो रिपोर्टेड वर्ब है वो थोड़ा पीछे आ गया, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे पीछे कहीं भी हो, आप बस बेसिक स्ट्रक्चर याद रखेंगे, जो कोर्ट में है उस पर फोकस करेंगे एंड वर्ब पे। सो आई आस्क्ड मिस्टर मिसेस हेरिंगटन, तो ये तो सही ऐसे ही रहेगा कि आई आस्क्ड। अब देखिए क्या हम इसमें दैट लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा, WH वाला। WH वालों के लिए एज इट इज कॉपी हो जाएगा, सिर्फ हमारा टेंस चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, व्हेन मिसेस है, लेडी है, तो व्हेन शी विल कम डाउन टू गैलिक्सटन अगेन। ओके, सिंपल सा चेंज, और कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपल सेंटेंस चलेगा आपका। ओके, विल यू राइट अनदर नॉवेल, द लेडी इंक्वायर्ड द राइटर। ठीक है, सो फिर से वही चीज, हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब था वो पीछे आ गया है, रिपोर्टिंग स्पीच आगे आ गया है, कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोग बेसिक उससे चलेंगे। आस्क्ड इंक्वायर्ड आप दोनों कॉपी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। आस्क्ड
द राइटर। अब देखिए, क्या मैं यहाँ पे दैट लगा सकती हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बट ये WH वाला नहीं है, ये यस या नो वाला है, ठीक है। सो यस और नो का कैसे हैंडल करने के लिए मैंने कहा कि आप यहाँ पे इफ या वेदर लगा देंगे, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। आप वेदर भी लगा दीजिए, उससे भी बन जाएगा एंड इफ से भी बन जाएगा। अगर इफ से बनेगा तो कैसे बनेगा? द लेडी आस्क्ड द राइटर इफ, यू की जगह क्या होगा? द राइटर है तो ही शी, आप ही यूज कर सकते हैं। द लेडी आस्क्ड द राइटर इफ ही विल राइट अनदर नॉवेल, ओके। वेदर अगर आप यूज करोगे तो द लेडी आस्क्ड द राइटर वेदर ही विल राइट अनदर, नो हर नेम एंड एड्रेस, सेड जॉन। जॉन ने कहा मुझे उसका नाम और एड्रेस पता है, तो इसमें क्या चेंज आएगा? जॉन। सेड का आप टोल्ड कर सकते हैं, वरना सेड भी रहने दे सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो कोड्स हटेंगे एंड दैट आ जाएगा। इसके हिसाब से चलना है, एंड जॉन इज अ बॉय तो आ जाएगा ही। प्रेजेंट में है, चेंज आएगा, पास्ट हो जाएगा ही न्यू। ऐसे ही आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं जल्दी से। जॉन सेड टू पीटर गो अवे, जॉन ने पीटर से कहा चले जाओ। तो ये कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। एग्जैक्टली कौन सा है? कमांड है। सो जॉन, या तो आप कमांडेड यूज कर सकते हैं, आप ऑर्डर्ड भी यहाँ लिख सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल रहेगा। जॉन ऑर्डर्ड या कमांडेड पीटर। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो टू लग जाएगा, टू गो अवे। एक आप ये वाला भी देख सकते हैं, शी सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, उसने मुझसे कहा प्लीज वेट करो मेरा जब तक मैं वापस आती हूँ। तो उसका क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, रिक्वेस्ट कर रही है, सिंपल सा है। शी रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज हट जाएगा यहाँ पे, टू वेट देयर, हेयर का देयर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। टिल, नाउन किस पे, प्रोनाउन किस बेस पे चलेगा? इसके बेस पे चलेगा। शी है हमारा मेन जो कह रहा है, तो शी रिटर्न्ड, ओके। प्रेजेंट का पास्ट कर दिया हम लोगों ने। ऐसे ही हमारे सेंटेंसेस आगे भी चलेंगे। बुक में एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का जो कन्वर्जन है वो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। रूल्स बहुत सिंपल हैं, बेसिक है, बस रूल को दिमाग में बांध के आप प्रैक्टिस करते रहिए, चीजें हो जाएंगी। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। बात कर रहे थे तो मॉडल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। कैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं? ये वो वर्ब्स हैं जो अगर सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो सेंटेंस का पूरी तरीके से मतलब जो होता है वो बदल देते हैं। इसको थोड़ा सा अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से समझिए कि ये वो हेल्पिंग वर्ड्स हैं जो मेन वर्ब होता है उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है, ठीक है। एंड इनके ये जो है यूजुअली इंडिकेट करते हैं किसी पॉसिबिलिटी, किसी नेसेसिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी या ऑब्लिगेशन को, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो हो जाते हैं हमारे कैन, कुड, मे, शुड, वुड, माइट, मस्ट एंड सो ऑन। जल्दी से जरा इनके टाइप्स देख लेते हैं। तो वैसे इनके 3 मेन टाइप्स है। फर्स्ट इज मॉडल वर्ब, ठीक है। अब मॉडल वर्ब में आपका कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये सब इंक्लूड हो जाता है। एंड ये जो है हमेशा फॉलो किए जाते हैं किसके साथ? इनफाइनाइट वर्ब्स के साथ, एंड ये मेन वर्ब के पहले लगते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई कुड हेयर द डॉग बार्किंग आउटसाइड, मैं कुत्ते को बाहर भौंकते हुए सुन सकती हूँ। तो देखिए इसमें यही चीज हुई, सबसे पहले हमारा मॉडल आ गया एंड इसके साथ हमारा बेसिक जो है हमारा वर्ब आ गया, ओके। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम मजाक कर रहे होगे। सो ये कंटिन्यूअस टेंस में हमारा वर्ब एंड हमारे साथ में मॉडल लगा हुआ है। अब ये देखिए, ये आपको एबिलिटी बता रहा है कि मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको एक कह सकते हो कि एक ऑब्लिगेशन दे रहा है कि तुम जोक ही कर रहे हो, राइट। ही मे हैव कॉट द ट्रेन, उसने शायद ट्रेन पकड़ ली होगी, शायद एक आप कह सकते हो एक पॉजिटिव सोच को ये रिप्रेजेंट करता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेमी मॉडल। अब इसमें वर्ड्स आ जाते हैं जैसे डे, नीड, यूज टू, ऑट टू एंड सो ऑन। एंड इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये मेन वर्ब के साथ तो बिहेव कर ही रहे होते हैं, एंड कहीं कभी कभी होता है कि ये मेन वर्ब के साथ भी या मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। जैसे अगर आई नीड, यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है कि मुझे पानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नीड जो है ये
एक मॉडल की तरह काम कर रहा है, एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। मेन वर्ब जो है हमारा वो है कंप्लीट। ओके, तो एग्जाम्पल जल्दी से जो बुक के हैं वो देख लेते हैं। हाउ डेयर शी क्रिटिसाइज अस, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमें क्रिटिसाइज कर रही थी। तो यहाँ पे ये जो डेयर है ये मॉडल की तरह काम कर रहा है एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस आ रहा है बिना डू के। ओके, अगर डू यही था कि अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होते हैं तो हम डू डज डिड लगाते हैं, तो सेंटेंस में आपको डू नहीं दिख रहा, ठीक है, तो इससे आप कह सकते हैं कि ये मॉडल है, ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा। he did not dare to look back। अब यहाँ पे देखिए dare जो है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे did लगा हुआ है जो कि खुद एक ऑक्सिलरी वर्ब है। सो आई होप आपको सेमी मॉडल कहाँ पे वो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहे हैं एंड कहाँ पे वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप पे जो कि आता है अदर मॉडल एक्सप्रेशंस। अब इसमें क्या हो रहा है कि मॉडल जो है वो एज अ एक्सप्रेशन या एज अ फ्रेज काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड इसमें भी जो है वो मॉडल आप कह सकते हो कि वर्ब या जो आपका सेंटेंस है उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, बी एबल टू, बी अलाउड टू, बी अबाउट टू, बी बॉर्न टू, बी गोइंग टू, ठीक है, ऐसे ये सारे वर्ड्स हो जाते हैं। सो ये तो बात हो गई टाइप्स की। अब हम जरा सा देख लेते हैं कि कौन से वर्ब्स किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर हम मैं एबिलिटी की बात करती हूँ या सजेशन की बात करती हूँ या रिक्वेस्ट की बात करती हूँ तब हम कैन वर्ब को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एबिलिटी एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ तब हम यूज करते हैं बी एबल टू। एंड वहीं पे अगर मैं किसी चीज की सर्टेनिटी बता रही हूँ कि वो कभी नहीं हो सकता तब मैं कौन सा वर्ब यूज करती हूँ, तब हम लोग यूज कर लेते हैं कैन नॉट, ठीक है। अब यहीं पे एबिलिटी, सजेशन या रिक्वेस्ट शो करने के लिए हम यूज करते हैं कुड, पर किस सेंस में? जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो कैन यूज हो रहा होगा, पास्ट टेंस की बात हो रही होगी तो कुड यूज हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आप कहीं पे परमिशन ले रहे हैं या किसी फॉर्मल सिचुएशन में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे आप हमेशा मे यूज करेंगे। एंड यहीं पे एक चीज आ जाती है कि अगर आप पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो आप माइट का यूज करेंगे पास्ट टेंस के लिए। एंड एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि माइट का यूज कई बार होता है कि जब पास्ट टेंस में आप ये परमिशन या रिक्वेस्ट बोल रहे होते हैं कि मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, तब हम माइट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मस्ट। मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी तरीके का ऑब्लिगेशन या सर्टेनिटी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज पूरी तरीके से सही है। हैव टू ये तब हम लगाते हैं जब कोई हम किसी को ऑब्लिगेट कर रहे होते हैं कि आपको ये काम करना ही करना है, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है कि उसे अपना काम कंप्लीट करना ही है, ऑब्लिगेशन लगा दिया उसके लिए। इसके अलावा नीड टू भी हम यूज करते हैं जब हमें दिखाना होता है कि तुम्हें ये जरूरत है करने की, यू नीड टू कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें जरूरत है तुम्हारा काम खत्म करने की। ओके, नीड नॉट जब हम किसी चीज का लैक ऑफ ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं कि तुम्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मस्ट नॉट ये प्रोहिबिशन दिखाने के लिए, यानी कि किसी चीज को पूरी तरीके से मना करने के लिए कि तुम्हें ये काम करना ही नहीं है, तब आप कहोगे यू मस्ट नॉट डू दैट वर्क। शुड की शुड वैसे तो ये शैल का पास्ट टेंस है तो उसकी तरीके से भी यूज होता है एंड ये आपका ओपिनियन या पीस ऑफ एडवाइस की तरह भी वर्क करता है। तो याद रखिएगा शुड के दो काम है, एक तो वो शैल की जगह जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तब यूज होता है, दूसरा जब हम कहीं पे ओपिनियन या कोई पीस ऑफ एडवाइस देना चाह रहे होते हैं तब। ओके, लास्ट आ जाता है हमारा ऑट टू। सो ऑट टू भी सेम चीज है, ओपिनियन या एडवाइस शो करने के लिए यूज होता है। आप शुड को और ऑट टू को वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। ओके, यूज टू इसका हम लोग यूज करते हैं जब कोई चीज दोबारा से रिपीट हो रही है, कोई चीज पास्ट में हो चुकी है और उसको कंटिन्यूस बेसिस पे बार बार रिपीट किया जा रहा हो, ठीक है, या कोई चीज जो है वो पहले की जा चुकी है एंड अब दोबारा की जा रही है। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं पहले फुटबॉल खेला करती थी। ओके, विल ये तो इजी है, ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम करता है फ्यूचर टेंस के लिए। इसके अलावा किसी को इनवाइट करने के लिए या एक तरीके से श्योरिटी दिखाने के लिए आप यूज करते हैं। वुड विल का पास्ट टेंस है एंड ये जो है विश, रिक्वेस्ट या कोई पास्ट हैबिट शो करने के लिए भी यूज होता है। अब जरा जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एंड उसके बाद हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज आई कैन प्ले फुटबॉल। सो मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ। अब ये क्या शो कर रहा है? ये आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है। इट मे रेन टुमारो, सो शायद कल बारिश हो, ये क्या शो कर रहा है? एक अनसर्टेनिटी शो कर रहा है कि शायद कल बारिश हो जाएगी।
ही मस्ट बी हर ब्रदर, वो जरूर उसका भाई होगा। यू शैल पे ऑन सैटरडे, अब ये आप कह सकते हो कि सजेशन शो कर रहा है, फ्यूचर टेंस बता रहा है कि तुम जो है सैटरडे को पे करोगी। आई हैव आस्क्ड हिम बट ही विल नॉट कम, मैंने उससे पूछा था पर वो नहीं आएगा। फ्यूचर टेंस में ही है, आप कह सकते हो एक तरीके से इनविटेशन या एक फ्यूचर टेंस को वो शो कर रहा है। ओके, आई ऑट नॉट टू गो आउटसाइड टुडे, मैं आज बाहर नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। आई नीड टू टॉक टू हर, मुझे उससे बात करने की जरूरत है। ओके, यहाँ पे भी आप कह सकते हो ये एक तरीके से ऑब्लिगेशन शो कर दे रहा है। आई हैव टू वेट, मुझे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक सर्टेनिटी शो कर दे रहा है। आई वुड प्ले टेनिस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, वुड नहीं होगा यहाँ पे, यूज्ड होगा। आई यूज्ड टू प्ले टेनिस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। रिया ought to apologize for the confusion that was caused today because of her carelessness, तो रिया को जो है वो माफी मांगने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो मिस्टेक्स उसके साथ हुई हैं उसने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट। चलिए कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद हम रैप करेंगे आज के लिए। सो फर्स्ट है डैश यू कुड बी एबल टू ब्रिंग योर कैमरा व्हेन यू कम। सो यहाँ पे सिंपल सा है, डैश तुम अपना कैमरा ला सकते हो जब तुम आओगे, तो यहाँ पे आप कैन यूज कर सकते हैं अगर आप एक इनफॉर्मल सेंस में है, अगर आप फॉर्मल सेंस में है तो आप में यूज कर सकते हैं। दोनों ही कैन और में दोनों ही वर्क यहाँ पे कर जाएगा। ओके, प्रिया अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन दैट वाज कॉज्ड यस्टरडे बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस, वही लास्ट वाले सेंटेंस की तरह है एंड लास्ट वाले सेंटेंस में और टू था कि प्रिया को जो है वो माफी मांगने की जरूरत है क्योंकि उसकी केयरलेसनेस की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। यू डैश फिनिश दिस फर्स्ट एंड देन स्टार्ट विद द अदर वन। अब देखिए इसमें कह रहे हैं तुम्हें पहले ये काम कर लेना चाहिए फिर तुम्हें दूसरा काम करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? शुड, एक ऑब्लिगेशन आप शो करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें ये काम पहले कर लेना चाहिए, एक एडवाइस शो कर रहे हैं आप। ठीक है, तो यू शुड फिनिश दिस फर्स्ट एंड देन स्टार्ट विद द अदर वन। डैश आई मेक सम टी फॉर यू, सो क्वेश्चन मार्क है, वही चीज है, क्या मैं आपके लिए चाय बना सकती हूँ? तो यहाँ पे भी कैन या मे दोनों वर्क करेगा, यूजुअली हम लोग प्रेफर कर जाएंगे कैन। ठीक है, नेक्स्ट आई डैश मेक श्योर टू कीप एवरीथिंग रेडी बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन। इसमें क्या हो सकता है कि मैं ध्यान रखूंगा, मैं हर चीज को ध्यान रखूंगा कि हर चीज रेडी हो जब तक वो ट्रेन पे आते हैं, तो फ्यूचर टेंस पे बात हो रही है, विल आ जाएगा। आई विल मेक श्योर डैश यू डैश सी टू इट दैट द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स। तो ये क्या कर रहे हैं, तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने रोल नंबर के हिसाब से खड़े हों। सो इट इज एन एडवाइस, शुड आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहीं पे आप ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं तो कोई और ऑक्सिलरी वर्ब जो ऑर्डर्स के लिए, जो ऑब्लिगेशंस के लिए थे, ऑट टू भी यहाँ पे आ सकता है, ऑब्लिगेशन शो कर। ये तो इजी है, हम लोग स्कूल में भी सीखे हैं। आई कम इन, सो मे आई कम इन। ठीक है, she dash find it interesting as she likes reading adventurous stories। so यहाँ पे क्या है कि उससे अच्छा लगेगा ये पढ़ के क्योंकि उसे जो है एडवेंचर स्टोरीज पढ़ना पसंद है, तो she will। do you have any idea how much of all this cost? क्या तुम्हें आइडिया है ये जो इतना सारा खर्चा है वो इसकी कीमत कितनी होगी? ये भी यहाँ पे भी आ जाएगा will, this will cost। ओके, डैश यू प्लीज हेल्प मी फाइंड माई कीज, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कीज फाइंड करने के लिए? तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका। सो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। ऐसे ही आप मॉडल्स की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ग्रामर के जितने ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको वो ग्रिप पे आ जाए। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये बुक परचेज करनी हो सो वो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। अगर इसका ई बुक वर्जन चाहिए, ऑनलाइन वर्जन मतलब डिजिटल वर्जन आपको चाहिए तो वो आपको गूगल प्ले बुक में मिल जाएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।